नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है सत्यनारायण मिश्रा जी। इन्होंने NIACL असिस्टेंट जब लास्ट टाइम आया था तो इन्होंने एग्जाम क्लियर किया था। कौन से जोन से कौन से स्टेट से क्लियर किया था, इनका क्या बैकग्राउंड है और कैसे इनका इंश्योरेंस सेक्टर में आना हुआ, इसके अलावा इन्होंने और क्या क्या एग्जाम्स की तैयारी करी थी, सारी चीज़ें इनसे इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जानेंगे, साथ ही NIACL के बारे में भी जानेंगे। क्या वर्क लाइफ रहती है, 5 डे वीक रहता है नहीं रहता है, सैलरी क्या रहती है, अलाउंसेस क्या रहते हैं, प्रमोशन कैसे होता है। तो सत्यनारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सर। अ, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपका कैसे आना हुआ इस तरफ। मैं उड़ीसा से हूँ। मेरा ओके। प्लस टू से ही माइंड सेट था कि मैं कॉम्पिटेटिव करूंगा। हम्म। इसलिए मैंने ग्रेजुएशन ज्वाइन कर दिया। एंड ग्रेजुएशन जो कोरोना पीरियड था ना 2020 से, तभी मैंने स्टार्ट कर दिया मेरा प्रिपरेशन। तो हम्म। मेरा माइंड सेट ये था कि मैं जब भी कॉम्पिटेटिव लाइन में घुसूंगा तो मेरे से भी एक्सपीरियंस बच्चे होंगे, हम्म। तो उनको कैसे टक्कर दूं। तो उनको टक्कर वैसे ही दे सकता हूँ जैसे कि मैं पहले से ही स्टार्ट कर लूंगा। मेरे एज के बच्चे भी आएंगे एग्जाम देने 3 ईयर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद। तो उनसे थोड़ा तो एज रख के चलना पड़ेगा, तभी जाके मैं 22 एज में जॉब ले सकता हूँ। इसलिए मैंने 2020 से स्टार्ट कर दिया मैथ रीजनिंग। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इंग्लिश कैसे पढ़े। तो मैं सिर्फ सोच रहा था कि निमिषा बंसल मैम के 120 रूल देख लूंगा तो हो जाएगा, बट जब एग्जाम देने चला तब मुझे पता चला कि इतने में नहीं होगा। तो मैंने तभी मैथ रीजनिंग एनफ कर दिया था। मेरे रीजनिंग 35 से 35 हो रहे थे, मैथ भी क्लर्क लेवल में भी हो जाते थे प्री में। तो इंग्लिश सिर्फ मैंने ये करा कि रीडिंग करा, भोका। मैं इतने लो बैकग्राउंड से हूँ कि मतलब इंग्लिश में मेरा ओडिया बैकग्राउंड था, तो इंग्लिश इतना मुझे नहीं पता था। तो मैंने सिर्फ रीडिंग करा, भोकाब जो हमारे मोक में आते हैं, गाइड के मोक में आते हैं, कि वो भोकाब को नोट करके, मतलब छोटा से छोटे वर्ड भी मुझे इंग्लिश में मीनिंग ही नहीं पता था। मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब मैंने एग्जाम देना स्टार्ट किया कि सिंपल सा इंग्लिश आता है, इतना हार्ड नहीं आता, इतना मॉडरेट भी नहीं आता। तो सिर्फ मैंने क्या करा, सिंपल सिंपल सा वर्ड उठाया, उसको रट्टा मारा। डेली बेसिस पे 20-20 वर्ड रट्टा मारे, तो वो फ्लो आ गया मैं। और बचपन से तो मैं इंग्लिश का जो हमारे पैराग्राफ आते थे, हम 10th 9th में करते थे वो सब, प्लस टू में भी करे हैं वो सब, तो उसमें दिक्कत नहीं हुई। सिर्फ जो फिलर्स आए, देन एरर आए, उसमें दिक्कत हो रहा था, बट वो धीरे धीरे सुधर गया। मैथ रीजनिंग मैंने काफी कर दिए थे। तो अभी भी मैं जब कौन सा भी एग्जाम देता हूँ, मैं विदाउट मॉक जाता हूँ, मेरा हो जाता है। एंड ये मुझे एज दे गया कि 2020 से स्टार्ट कर दिया, तो जस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ, 1 ईयर के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। एंड मैंने काफी दिए, मैं कभी नर्वस नहीं हुआ। इनकेस हुआ भी तो उसको कैसे टैकल करूं नेक्स्ट एग्जाम में, वो स्ट्रैटेजी में बना के जाता था। तो वो मुझे एज दे रहा था। देन और एक बात है कि मैं देखा कि इतने टॉप भी नहीं आते। हमको मेन एग्जाम में चूज करना पड़ता है कौन सा क्वेश्चन हमारे स्ट्रेंथ के हिसाब से, तब जाके सिलेक्शन होगा। मैंने भी इतना कुछ मेंस के लेवल के क्वेश्चन नहीं करा ना, मेंस का इतना भी मॉक नहीं दिया है। सिर्फ मैंने देखा कि मेरा इतना लेवल है, मैं इतने में ही खुद को स्ट्रॉन्ग करूंगा, और बाकी इंग्लिश जीए कुछ करके सिलेक्शन ले लूंगा। तो NICL असिस्टेंट में मैंने देखा मैं इतना इजी आया था। मैं स्टॉक होके भी रीजनिंग में 40 से 35 कर दिया। सिर्फ 5 मार्क का इनपुट आउटपुट मैंने नहीं कर पाया। मैथ मॉडरेट लेवल का था, 30 ही करे। और जीए इतना इजी भी नहीं आया था, मॉडरेट नहीं आया था, बट हार्ड आया था, थोड़ा बाहर का स्टैटिक जीके था। देन इंग्लिश नॉर्मल था। मैंने जैसे प्रिपरेशन करा था, मेरा रीडिंग बेसिस पे फ्लो फ्लो में हो गया। इतना करा तो हो गया। और बाकी IDBI असिस्टेंट मैनेजर भी मेरा हुआ था, पहला इंटरव्यू था। सिर्फ मैं विदाउट फियर के साथ देता हूँ, मुझे मैं तो IDBI नहीं, मतलब ज्वाइन नहीं करा। मेरा माइंड सेट ऐसा था कि सिर्फ IDBI इंटरव्यू दूंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इनकेस हुआ तो नहीं ज्वाइन करूंगा, इनकेस नहीं हुआ तो मुझे एक एक्सपीरियंस तो मिला ना। बाद में IBPS PO का इंटरव्यू था, हमारे इंश्योरेंस सेक्टर का इंटरव्यू था। वो सब में मुझे कॉन्फिडेंस देता, इसलिए मैंने ज्वाइन करा। मतलब मैं इंटरव्यू देने के लिए चला गया। और
मेरा लक इतना भी, मुझे कुछ भी नहीं पूछा गया, मेरा हो गया। देन वो मुझे हेल्प करा यूआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इंटरव्यू में, वो मेरा नहीं हुआ, बट उधर मुझे हेल्प करा। एंड दूसरा थिंग मैंने ऑब्जर्व करा, मतलब इस कॉम्पिटिटिव लाइन पे बच्चे सारे एग्जाम फॉर्म फिल नहीं करते हैं पोस्ट देख के। हमें तो एक ही पोस्ट में वर्क करना है ना। अभी ओडिशा में जैसे कि 10 पोस्ट थे, मुझे तो एक ही पोस्ट चाहिए ना, थोड़ी मैं 10 पोस्ट में मैं वर्क करूंगा। बच्चे फीस देखते हैं, एक पोस्ट है, कंपटीशन ज्यादा होगा इसलिए नहीं डालते। सिर्फ मेरा एक रिक्वेस्ट है बच्चों से, आपके चैनल से माध्यम से, कि आप डालो। हमारा किधर क्या होने वाला है, हमको कुछ पता नहीं है। इनकेस अभी जैसे कि नेशनल निकला है, तो उड़ीसा में 10 पोस्ट है, तो एक पोस्ट मतलब जनरल में 3 पोस्ट है, तो कोई जनरल का बच्चा डालेगा तो वो एक ही पोस्ट लेगा। वो डालो तो सही, क्या पता आपका लिखा हो कि नेशनल में हो जाएगा। नहीं हुआ तो कुछ तो एक्सपीरियंस गेन करोगे, कुछ तो टैकल करोगे। ये मेरा माइंडसेट था, मैंने ये ऑब्जर्व करा है बच्चों से देख के। और मैं अभी जो मतलब जो शुरू करने वाले हैं बैंकिंग के एग्जाम ग्रेजुएशन के, मुझे देख के, तो मैं ये बोलूंगा कि आप पहले कैलकुलेशन को स्पीड कर लो। मैं जैसे कि 1 से 100 स्क्वायर रूट रट्टा मार दिया था ग्रेजुएशन के टाइम, तो आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे इजी होगा मेरे सीनियर को मतलब टक्कर देने में। देन 1 से 30 क्यूब रट्टा मार दिया था, 1 से 40 मैंने उसको क्या बोलते हैं टेबल रट्टा मार दिया था। देन हमारा फ्रैक्शन का वैल्यू होता है वो सब रट्टा मार दिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है वो सब रट्टा मार दिया था। तो मुझे थोड़ा स्पीड आ गया, ये सब बच्चे नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा वो लैग कर जाते हैं। हम्म। सत्यनारायण जी, ये बताइए कि आपने कोचिंग स्टार्टिंग में ऑफलाइन ली थी या कोई ऑनलाइन सोर्स यूज किया था, मतलब जब स्टार्टिंग करी नहीं थी नहीं ओनली, कॉम्पिटिशन एग्जाम? नहीं ओनली ऑनलाइन। मुझे ऑफलाइन नहीं ज्वाइन नहीं करा, बिकॉज ऑफलाइन ज्वाइन करूंगा 20 के 19 के से कम नहीं होगा। मेरा तो टोटल 1 ईयर में एग्जाम के फीस, ट्रैवल के फीस, होटल में रहने का, सिर्फ 27,000 में मेरा हो गया सिलेक्शन। मेरा एक सैलरी में, पहला सैलरी मेरा 43 मतलब 43,000 है, मेरा तो निकल गया 27,000। हम्म। ऑफलाइन जाके मैं क्या करूंगा उधर, इतने बच्चों के सामने मैं बैठूंगा, मैं हम्म। तो कुछ डाउट हुआ तो मैं नहीं पूछ पाऊंगा। कोई हम्म। कोई बच्चे पूछ लेते, बट हम इतना नहीं है, साई जैसे हम नहीं पूछ पाएंगे। बट ऑनलाइन का ये फायदा है कि एक वीडियो आपके पास 1 ईयर तक रहता है। इनकेस आप 10 डेज के बाद कुछ भूल गए वो कॉन्सेप्ट, तो आप 11 डेज में वो देख सकते हैं, देख के खुद सीख सकते हैं। आपको रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ इधर इधर सर ने बोला था। बट ऑफलाइन में वो लेक्चर भी सामने नहीं देख पाएंगे ना। हम्म। ये एक नेगेटिव रहता है ऑफलाइन कोचिंग में। ऑफलाइन कोचिंग बुरा नहीं है, बट मुझे जितना पता चला कि एक नेगेटिव है कि आप दूसरे वो रिपीटेड लेक्चर नहीं देख पाएंगे ऑनलाइन की तरह 1 ईयर तक, जितना भी वैलिडिटी है। तो ऑनलाइन में सोर्स क्या था, आपने कौन सी कोचिंग ली थी? हाँ, एक इमनस इंस्टीट्यूट इंदौर नाम से है, आदित्य पटेल सर के। वो अभी हम्म। बैंकिंग लाइन में नहीं है, मतलब बैंकिंग नहीं पढ़ाते, स्टेट एग्जाम पढ़ाते हैं। उनका मैथ मैंने देखा था, उन्होंने मुझे ऑप्शन से सिखाया। अभी मैं एस्पिरेंट को, मतलब जो भी टेलीग्राम में होते हैं, मैं उनको ऑप्शन से करने के लिए बोलता हूँ। बिकॉज आप बेसिक से कर लेंगे, बेसिक से तो कोई भी कर लेगा, बट हमको थोड़ा स्मार्ट मूव भी खेलना है ना। तो ये अभी जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है मेन में भी, तो वो एक क्वेश्चन डाल देता है कि बच्चे ये बेसिक में करें, उनका टाइम जाए। बट उधर ऑप्शन से वो जाएंगे ना, वो इजीली एक 30 सेकंड में, 40 सेकंड में हो जाएगा। क्यों हम हमको बेसिक से ही करना है, जिधर बेसिक मतलब मोस्ट नीड है उधर बेसिक करना है। और जो जिधर जिधर प्लेस उसमें हम स्मार्ट मूव खेलेंगे ना। हम्म। तो वो सर ने मुझे ये सिखाया। जब उनके लेक्चर ने मुझे काफी हेल्प किया। हम्म। अ, अगर NIACL असिस्टेंट की हम बात करें तो उसके अंदर प्रीलिम्स में जैसे मैं देख सकता हूँ इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आती थी। और यस, मेंस के अंदर इसमें दो सब्जेक्ट और बढ़ जाते हैं, एक तो GA का और एक कंप्यूटर नॉलेज का। कॉम्पिटेंट, ओके। हाँ।
हम्म। तो अपन बात करें तो इसका आपने मॉक टेस्ट कुछ परचेज किया था, मतलब इसकी तैयारी मॉक टेस्ट के थ्रू आपने कैसे करी थी या अलग से कुछ लिया था? नहीं, मैंने तो प्री ओनली गाइड ही दिया था। ओके। ओनली प्री के लिए मैंने सिर्फ गाइड को ही फॉलो करा था। एंड हम्म मेन में इतना नहीं दिया था। मुझे हम्म मतलब मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता था, बिकॉज इतना मेरे से नहीं बनता था। बट हम्म रियल एग्जाम में मॉक से इजी आता है। आप बिलीव नहीं करोगे, एनआईसीएल असिस्टेंट आईबीपीएस, एनआईसीएल असिस्टेंट का मेन आईबीपीएस पीओ प्री जैसा आया था। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हम्म इतना इजी आया था। मतलब एक प्री जिस मतलब जो एक्यूरेसी के साथ कर देता है वो इजीली कर देगा। मैं आज जितना भी सिलेक्शन हुआ मैंने सिर्फ मैथ रीजनिंग में सिलेक्शन लिया है। बिकॉज हम्म मुझे इंग्लिश इतना नहीं था, मैं महादेव के भरोसे बैठा हूँ इंग्लिश में। हम्म और मुझे कोई नहीं है। और जीए, स्टैटिक जीके था। इतना टच में नहीं भी, मतलब इतना नहीं था, स्कोर आने के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं। एंड दूसरा थिंग, कंप्यूटर कंप्यूटर थोड़ा डाटाबेस से रिलेटेड था। मतलब हम्म उन्होंने ऐसे पेपर किया, मतलब करे थे कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब कर लेंगे। बट हम्म जी एंड कंप्यूटर में वो काटेंगे बच्चों को, इतना टॉप बनाया था, मॉडरेट टाइप का था। एंड रीजनिंग में भी एक एक दो लाइन पजल में उसने मॉडिफाई करके रखा था कि इधर बच्चे फंसे, जो अच्छे से रीड नहीं करेगा वो फंसेगा। मेरे काफी दोस्त लोगों ने फंसे हैं लास्ट ईयर में। बहुत इजी था, आईबीपीएस पीओ प्री जैसा था मेंस। कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के क्या सोर्सेज थे, आपने कैसे तैयारी करी थी? मैंने तो उस टाइम तक इतना काफी सोर्स को फॉलो किया था। जैसे कि मैंने आरआरबी क्लर्क के 2023 वो जनवरी को रिजल्ट आया था, तब तक मैंने एससी को फॉलो करे थे। उतना हम्म मुझे पता नहीं था कि कैसे करंट अफेयर, बिकॉज मैं फ्रेशर, मतलब एग्जाम देने के लिए फ्रेशर था। तो उतना हम्म मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे करें। जब आरआरबी पीओ क्लर्क का रिजल्ट आया, देन मुझे रियलाइज हुआ कि थोड़ा मूव करते हैं, कि ऐसी से नहीं होगा इतना जो मुझे देते हैं। मेरे से नहीं होता, मैं बाकियों का नहीं बता सकता, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं नहीं आया कि मैं ऐसी से कर पाऊंगा। तो मैंने थोड़ा स्मार्ट कीड़ा को मूव करा। तो उधर जो स्मार्ट पॉइंट निकाल के रखते थे, मैं सिर्फ मतलब जाता था, उसमें से थोड़ा बहुत मूव मेरा हो गया। एंड कंप्यूटर की बात करूँ तो क्यों, कौन सा अरोरा सर का है, सचिन अरोरा सर का है। मैंने आरआरबी क्लर्क के एग्जाम के प्री के एग्जाम के 2 महीने के बिफोर ही मैंने सब खत्म कर दिया था कंप्यूटर। वो मुझे एडवांटेज दे गया हम्म एनआईसीएल असिस्टेंट में। एनआईएसीएल असिस्टेंट पर का इतना एग्जाम। भी इतना इजी नहीं आया था कंप्यूटर। थोड़ा डाटाबेस से रिलेटेड था, मतलब वो सब हमारे डेली बेसिस पे यूज नहीं होंगे ऑफिस आवर में। थोड़ा तो उधर तो थोड़ा मॉडरेट करेंगे तो वो कंपटीशन क्रिएट कर पाएंगे। बिकॉज मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश इजी था। मेरे हिसाब से इजी था, बच्चों को क्या लगेगा मुझे पता नहीं, बट मेरे हिसाब से इजी था। इसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ रहती है? आई थिंक था शायद। हम्म था, शायद था। मुझे हम्म इतना मालूम नहीं, बट था। हम्म और सेक्शनल टाइमिंग तो रहती है, वो तो एग्जाम पैटर्न में ये लोग लिखे हाँ, रहते हैं। हाँ, सेक्शनल टाइमिंग था, सेक्शनल टाइमिंग था। एग्जाम का लेवल आपने बता ही दिया किस तरीके का था। इसके बाद ओके। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो एलपीटी जो रहता है, यस। एलपीटी में क्या पूछा जाता है और किस तरीके से एलपीटी होता है इनका? जब हमने एलपीटी दिया था, इजी था, बहुत इजी था। एक जिस स्टेट का लैंग्वेज है उस स्टेट के लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू टाइप का करते हैं। मतलब जैसे कि आप, हम दोनों अभी जैसे कर रहे हैं, वैसे हम्म ही आप किधर से हो, कहाँ हम्म पहले क्या करते थे, क्या आप पढ़ते थे, जस्ट आपका लैंग्वेज फ्रिक्वेंटली है कि नहीं, जस्ट ऐसे करते थे। देन उन्होंने एक न्यूज़पेपर का एक कोट था, पैराग्राफ, वो हमको उन्होंने मतलब रीड किया, हमने वो लिख दिया। हम्म इतना ही था, और कुछ नहीं। तो एलपीटी और में जो बोलिए बोलिए। वन टू वन इंटरेक्शन, वन टू वन जो इंटरेक्शन हुआ इंटरव्यू में, उधर पढ़ने के लिए दे गए वो एक पैराग्राफ। एंड हम्म वन टू वन इंटरेक्शन वो स्टेट के लैंग्वेज में हो गया। तो लिखवा के भी देखते हैं, कुछ लिखने का भी देते हैं लोग? हाँ, 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 लास्ट में लिखने को दिया था, उन्होंने रीड किया हमारे हम्म सामने। तो हम्म हमने लिख कर उनको सबमिट कर दिया। हम्म एक 4 से 5 लाइन था। हम्म
एलपीटी में रिजेक्ट भी होते हैं बच्चे कुछ? नहीं, रिजेक्ट नहीं होता, वो मेन मार्क पे डिपेंड करता है। मुझे जितना एक्सपीरियंस है, मुझे जितना पता चला, हम्म। एलपीटी में किसी को, हाँ, ऐसे कर सकते हैं जैसे कि कोई, मेरे को जैसे बंगाली नहीं आता, मैंने वेस्ट बंगाल में डाल दिया, तो मुझे कुछ नहीं आता, तो वो ऑब्वियसली काट देंगे। कुछ तो हम्म। आना चाहिए, कुछ तो हम्म। आपको वो बंगाली में बोलना आना चाहिए, कुछ तो हम्म। बंगाली में लिखना आना चाहिए, थोड़ा हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए वैसा। हम्म। ये तो सिलेक्शन की बात हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये पोस्टिंग कैसे देते हैं, मतलब पोस्टिंग में स्टेट के अंदर ही, आपने उड़ीसा से अप्लाई किया था बताया, तो उसी स्टेट में हम्म। पोस्टिंग होती है, तो पोस्टिंग ये होम टाउन के नियर बाय कोशिश करते हैं देने की, या इनका क्या क्राइटेरिया रहता है पोस्टिंग देने की? इधर जैसे कि ये आरओ पे आरओ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आरओ पे डिपेंड करते हैं। हम्म। मैं मेरे उड़ीसा के आरओ की बात करूँ तो उन जिधर जिधर ज्यादा नीड है असिस्टेंट की, उधर उधर मिला है। जिधर जिधर, जैसे कि मैं घर से 350 किलोमीटर फार आया हूँ, बिकॉज मेरे घर से जो भी नियरेस्ट मतलब न्यू मतलब ऑफिस था, उधर एक लड़की का सिलेक्शन हो गया, तो लड़की को घर के पास में देते हैं, गर्ल्स हम्म। को। तो मुझे घर से बाहर, मतलब बट एनवायरमेंट अच्छा है, नो पब्लिक डीलिंग, नो स्ट्रेस मूवमेंट, अच्छे से का सब हो जाता है। हम्म। इसके अंदर जैसे आपका जॉब टाइमिंग क्या रहता है? जॉब टाइमिंग 10 AM से 5:45 थर्सडे तक, हम्म। फ्राइडे को 10 से 6 PM, ओके। 15 मिनट ज्यादा। ओके। और फिक्स रहता है, मतलब ऐसे लेट सिटिंग होती है फ्रीक्वेंटली? मैं समझा नहीं। लेट सिटिंग होती है, मतलब देर तक बैठाया जाता नहीं है? नहीं 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 नहीं, वैसा कुछ नहीं। वो आप पे डिपेंड है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके जैसे कि मैं अभी क्लेम हब पे हूँ, तो इनकेस मेरा फाइल रह गया, मैं छुट्टी पे चला गया, तो वो फाइल पेंडिंग रह गया बहुत सारा, तो मैं लेट नाइट तक रुक के वो सॉल्व कर सकता हूँ। बट कोई प्रेशराइज नहीं है कि आप लेट नाइट तक रुक के करें। आप हम्म। कल भी कर सकते हो आप, बट आपको करना है। इतना हम्म। नहीं है कि बैंक जैसा कि प्रेशराइज हो करेंगे कि इतना हमें आज ही चाहिए, वैसा नहीं है। आप हम्म। करो, बट लोअर रह के जो सब कर सकते हो। हम्म। इसके अंदर जैसे कहा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर है तो टारगेट्स दिए जाते हैं, तो टारगेट का प्रेशर रहता है या उसके लिए अलग से कुछ रहता है? नहीं, टारगेट तो मैं नहीं बोलूंगा, वो डिपेंड करता है, जैसे कि ओडिशा में इतना बिजनेस नहीं है हमारा। हम्म। मैं हम्म। जेन्युइनली बोलूंगा, है बिजनेस, बट इतना मुंबई गुजरात उस हिसाब से नहीं है। तो उधर तो मिल सकता है टारगेट, बट हमारे इधर नहीं है टारगेट इतना, हम्म। टारगेट नहीं देते। और इसमें जैसे आपका सैलरी और अलाउंसेस वगैरह का क्या रहता है? जैसे कि हमारा बेसिक है 22,405, हम्म। देन बीए आ गया 57 समथिंग परसेंटेज, अभी नवंबर से 60 पॉइंट, जो 3% इंक्रीज हुआ है, 60 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। देन हम्म। आ गया हमारा HRA 1568, हम्म। एंड देन आ गया हमारा एक लास्ट को कन्वेंस अलाउंसेस ना कुछ उसको बोलते हैं, वो हम्म। 680 है। हम्म। एंड सीसीए, वो हम्म। सीसीए जिधर 8 लाख से ज्यादा पीपुल रहते हैं उधर मिलता है 440 शायद मिलता है, हम्म। इतना ही। और एनपीएस करता है, मेडिक्लेम करता है, जो हम्म। नेट सैलरी हो जाता है। अभी वेज रिवीजन भी बैंक जैसा इतना अलाउंसेस नहीं है, बैंक जितना है इतना अलाउंसेस नहीं है। हम डिमांड भी नहीं कर सकते, बिकॉज हम्म। इतना बैंक जैसा वर्क प्रेशर नहीं है ना, इसलिए हमको हम्म। डिमांड भी नहीं कर सकते थोड़ा। बैंक से भी हमारा हालत अच्छे है, इतना प्रेशर नहीं है। हम आएंगे 10 को 10 5 हो गया, कुछ दिन चलेगा, 5 मिनट इधर उधर चलेगा, आराम से आप 5:45 को निकल जाओगे। हम्म। वैसे होता है, कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है इतना हम्म। आपके ऊपर, कोई आके आपको इतना भला बुरा भी नहीं बोल सकता जैसे बैंक में हालत है। तो अच्छा है, इसलिए मैं बोलूंगा कि एनफ है। मुझे जितना लगा, मुझे एनफ लगा। हम्म। और वेज रिवीजन की बात है, तो वो हो जाएगा जल्दी। वेज रिवीजन के बाद काफी फायदा हो जाएगा, मतलब फिर अच्छी सैलरी हो जाएगी। हाँ हाँ, हमारा ग्रस 50 के अराउंड हो जाएगा। हम्म।
इसके अंदर जैसे घर से दूर पोस्टिंग आती है तो ये NIACL अपने क्वार्टर्स देता है या कुछ रेंट का अमाउंट लीज वगैरह देता है? नहीं, असिस्टेंट को नहीं है, AO को देता है। ऑफिसर को ले देना है, एओ को हम्म। देता है, AO को देता है। हमको और नहीं। और असिस्टेंट से AO बनने में आपको कुछ आइडिया है कितना टाइम लगभग लगता है और क्या क्राइटेरिया रहता हाँ, है? एक तो होता है कि प्रोबेशन पीरियड के बाद आप लाइसेंसिएट, एसोसिएट, फेलोशिएट क्लियर कर सकते हो, हम्म। जितना भी पेपर है। मैंने तो इतना भी आइडिया नहीं है, बट हम्म। जितना भी मुझे एक्सपीरियंस मिला वो हमारे सर से, इंचार्ज से, तो हम्म। 2 ईयर के बाद आप इजीली एओ में प्रमोट हो सकते हो, 2 ईयर के हम्म। अंदर। 2 ईयर के अंदर AO तो प्रमोट हो सकते हैं आप, है ना? 2 ईयर, तो वो आप पे प्रमोशन। डिपेंड, आप कैसे हम्म। जल्दी जल्दी हम्म। जल्दी लाइसेंसिएट, फेलोशिएट, एसोसिएट क्लियर कर सकते हो। इसमें रूरल पोस्टिंग नहीं आती ना? ना ना ना, नहीं रूरल रूरल पोस्टिंग, नहीं, रूरल नहीं रहता। टोटल रूरल नहीं। हम्म। नहीं, और पूरा सेंटर पे, सिटी के सेंटर पे है। हम्म। और AO बनने के बाद फिर ट्रांसफर क्या स्टेट चेंज होता है या सेम स्टेट में ये लोग रिटेन कर देते हैं? मुझे जितना सुनने को मिला सेम स्टेट में ही रहते हैं। वो आप पे डिपेंड है कि आप मांग के बाहर जा सकते हो। ओके। ओके। मुझे जितना पता है, मैं इतना हम्म। श्योर नहीं हूँ, बट हम्म। जितना मुझे 1 मंथ हो गया, 23 से 23 1 मंथ हो गया, 1 मंथ सम डेज हुआ है, मुझे हम्म। जितना पता है कि नहीं होता, तो हम्म। अपने स्टेट में ही रखते हैं। हम्म। और आप अपना स्कोर बता सकते हैं NIACL असिस्टेंट का कि मतलब इस कट ऑफ वगैरह क्या रहा था आपके टाइम? प्री का तो पता है, प्री का 92 था जनरल। हम्म। देन मेन का 155 था, मतलब एलपीटी के बिफोर, मेंस के हम्म। 155 था हम्म। कट ऑफ। एलपीटी के बाद का कट ऑफ हमें पता नहीं, आया नहीं अभी तक। अभी तक आया नहीं है। बोल बोल रहे हैं तो रिलीज करेंगे हम्म। आफ्टर, हमारा एक उसको क्या बोलते हैं, कंटीजेंसी निकलेगा असिस्टेंट का, हम्म। हम्म। तो उसके बाद वो दे सकते हैं। सत्यनारायण जी, थोड़ा सा वर्क प्रोफाइल इसका डिटेल में बता सकते हैं? मतलब मेनली काम क्या होता है, NIACL क्या काम करता है? अभी जैसे कि मैं क्लेम पे हूँ, क्लेम हब में हूँ। हम्म। तो मेरा वर्क ये है कि मुझे एक फाइल दिया गया ओडी क्लेम का, ओडी क्लेम मीन ओन डैमेज, ओडी हम्म। क्लेम जो मोटर क्लेम होता है, हम्म। तो वो दे गया, मुझे सिर्फ डाटा एंट्री करना है। हम्म। ऑफिसर वो वेरीफाई करके देंगे, तो हम्म। मुझे उनसे भी कोई गलती हो सकती है, तो मुझे एक बार और वेरीफाई कर देना चाहिए। हम्म। मैं एक बार और वेरीफाई कर देता हूँ, इनकेस हम्म। उन उन उनसे गलती ना होकर ना हो जाए, नहीं तो दोनों को भुगताना पड़ेगा। तो मैं भी थोड़ा वेरीफाई कर देता हूँ, देन मैं सिर्फ डाटा को एंट्री कर देता हूँ। हम्म। एंड अभी क्लेम एक आया, तो वो रजिस्टर कर देना है, इतना ही है बस क्लेम पे। अभी हम्म। तक मैं इतना ही, मुझे बोला गया है करने के लिए, मैं इतना ही करता हूँ। एक मेरे कलीग जो अंडर राइटिंग करते हैं, हम्म। तो उनका प्रोसेस अलग है, अंडर राइटिंग करना। एक क्लेम हो गया, एक अंडर राइटिंग हो गया, दूसरा थर्ड आइटम होता है बिजनेस। मतलब इतना बिजनेस को नहीं देते न्यूज अर्निंग को, एक्सपीरियंस होने के बाद, ऑफिसर होने के बाद देते हैं, नहीं तो अंडर राइटिंग, नहीं तो क्लेम। इसके अंदर आपने जनरल अवेयरनेस का थोड़ा सा बता सकते हैं कि इसमें मतलब कितने मंथ का सफिशिएंट रहता है? 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, कितना अपन पढ़ के जा सकते हैं? ये तो अनप्रेडिक्टेबल है, वो किधर किधर से क्वेश्चन बनाता है, तो हमको नहीं। जैसे कि मुझे एक क्वेश्चन अभी तक मेरे माइंड पे है, उस टाइम ओलंपिक खत्म हुआ था जस्ट, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, ओलंपिक के जो लोगो है ना, उनमें उधर कौन सा कलर नहीं है, इतना हम्म। किसको आइडिया होगा, ऐसे हम्म। क्वेश्चन आए थे। तो इतना भी नहीं मतलब अनप्रेडिक्टेबल है जी। हम्म। हम्म। कोई पूरा डिटेल से पढ़ता आ रहा होगा, तो उसको लिए कुछ इजी है, 10-15 मार्क लेने लेके आना। हम्म। बट मैं इतना नहीं पढ़ा था, तो मेरे लिए थोड़ा हार्ड था। तो सत्यनारायण जी, एक फाइनल एडवाइस आप जो नए बच्चे हैं उनको क्या देना चाहेंगे? फाइनल, मैंने काफी बच्चों को ऑब्जर्व करा है, हम्म। वो पॉजिटिविटी के साथ नहीं जाते एग्जाम देने के लिए। हम्म। दूसरा थिंग वो ज्यादा नर्वस हो जाते हैं क्वेश्चन को देख के।
उनको पता ही नहीं उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनका वीकनेस क्या है। जैसे कि मुझे पता था कि मैं सिर्फ इतने लेवल का ही पजल करूंगा, उससे हार्ड का पजल मुझे मेरे से नहीं होगा। वो एग्जाम हो या ना हो मैं नहीं करूंगा। हम्म। जितना मुझे आता है उतने में मैं खुद को और स्ट्रॉन्ग करूंगा। हम्म। दूसरा थिंग, आज नहीं तो कल हो जाएगा। हमने लॉयलिटी के साथ हार्ड वर्क करा है तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। हम्म। किसको पता नहीं है कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है। हम्म। तो खुद पे ही काम करो। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं कि नेगेटिविटी का हावी हो जाते हैं, एग्जाम देने के लिए जाते हैं, अरे मेरे से नहीं होगा यार, कैसे होगा। काफी बच्चों को देखते हैं कि वो तो देख कर देते हैं मेरे से क्यों नहीं हो रहा। अरे आप खुद को लेग पॉइंट पे काम करो ना, होगा। हम्म। सबके लिए तो लाइफ का क्वेश्चन पेपर डिफरेंट है। जैसे हम्म। कि मैं मेरे इंग्लिश में नहीं होता तो मैंने इंग्लिश में एक सोर्स निकाला, वे निकाला कि जस्ट रीडिंग करूंगा, कुछ भोका भी याद करूंगा, और एरर के क्वेश्चन जो भी मॉक में आते हैं वो उतना करके मैं चला जाऊंगा। उतने में तो मैं 19-20 एवरेज स्कोर कर लेता हूँ। हम्म। रियल मॉक में मेरा 10 से ज्यादा स्कोर नहीं होता। हम्म। तो एक वो है। दूसरी थिंग है कि बच्चे क्या करते हैं ना, इस जनरेशन में 18 से 25 तक, वो, हम्म। मेरा एडवाइस है कि भगवान को पूजो। वो ही आपको सहारा दे सकते हैं, वो ही आपको नेगेटिविटी के से दूर जाने दे। जैसे कि मैं महादेव से मानता हूँ, जो हम्म। मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि मेरा इंग्लिश उनके, मैंने उनको नाम लेके सारे काम किया है, मेरा हम्म। इंग्लिश आज भी वो 20 आ जाता है। तो एक पॉजिटिविटी वो देता है। इनकेस हम खुद से नहीं लड़ पाए ना, वो हमारे ओर से लड़ेगा। एक वो स्पिरिचुअलिटी आना चाहिए इन जनरेशन के बच्चों के, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। हम्म। सारा लक आपके साथ होगा। बच्चे वो नहीं करते, आज मंदिर चले जाते हैं, कल नहीं जाते। वो एक हो गया। दूसरा कि कुछ नया करने के लिए रेडी होना चाहिए। जैसे कि मैंने कुछ बच्चों को बोला ऑप्शन से करो, वो इरिटेट होते हैं, नहीं ऑप्शन से नहीं होगा, इतना कौन माथा पीची करेगा। बट जब उनसे बनता है ना, वो आके मुझे बोलते हैं भैया आपने सच बोला था, ऑप्शन से इजी होता है। हम्म। एक वो है। और थोड़ा स्मार्ट मूव खेलना चाहिए कि नहीं मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन मेरा स्ट्रेंथ नहीं, मैं क्यों करूं। जैसे कि मैं क्लर्क में, मुझे पहले से आइडिया था कि मैं अफसर नहीं बनूंगा, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इंग्लिश में। तो मैंने सोचा कि क्लर्क के लिए जितना भी मैंने मेंस दिया, मुझे पता चला कि सिर्फ पजल कुछ मैं पर डे 2-3 पजल कर दूंगा ना, मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। कॉमांड आ जाएगा ना, मेरा हो जाएगा। क्लर्क क्लियर करने के लिए मैं एडवाइस करूंगा कि 2 DI, 2 पजल, नहीं तो 3 DI, 3 पजल मेन लेवल के डेली बेसिस पे करना चाहिए। उसके बाद आराम से हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जी, आप हमारे चैनल पे आए। हमारी थैंक यू। शुभकामनाएं आपको कि आप थैंक यू। अपने करियर में बहुत आगे जाएं और अपने काम को एंजॉय थैंक यू। करें थैंक और यू। अपनी लाइफ जो है खुशी के साथ जिएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। बाय।